आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th के CBSE की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी आज मैं द 100 डेज़ सेकेंड चैप्टर का एक समरी के रूप में कहने जा रहा हूँ। और इससे पहले भी आप द 100 डेज़ फर्स्ट वाले को भी देख लें, क्योंकि इसको मैं प्लेलिस्ट में डाला भी हूँ, और उसके भी आप देखें, ताकि उसके बगैर देखे आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। और आप जानते भी हैं कि उस समय जब यहाँ से निकली थी वो वांडा पेट्रोन्स्की तो कंपटीशन जीत चुकी थी, और लेकिन उस दिन वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुई थी, और उसके बाद वो वहाँ से चली भी गई थी। आप देखते भी हैं कि वो जब यहाँ से निकल गई होगी तो वो क्या मन ही मन कह के गई होगी, तो आप इसमें देखेंगे। यहाँ भी लिखा भी है, मैंने लिखा भी है कि दादागिरी तो हम यहाँ से चले जाने के बाद भी करेंगे, लोग क्लास में राज करेंगे और मैं स्कूल के दिमाग में। दूसरे की बात करूँ कि कहा भी जाता है जिनके कंपटीशन बहुत हाई पावर की होती है, उनके बारे में कहा भी जाता है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, हौसले भी कई बार उनके फ़ख्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो हमेशा मदमस्त होते हैं नहीं। और अब जानते भी हैं कि सक्सेस के लिए न जाने कितने मेहनत से भरे हुए अंधेरी रात देखने पड़ते हैं, उसमें भी आप भी इस चीज़ों को समझते होंगे। और कहा भी जाता है कि सक्सेस पाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मेन कहा जाता है कि पहला आपके पास पेशेंस होना चाहिए, दूसरे में फॉर्टिट्यूड होना चाहिए जिसको सहनशीलता कहते हैं, परसिस्टेंस होना चाहिए जिसको निरंतरता कहते हैं, और परसिस्टेंस में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंस, सस्टेन और एफर्ट भी होना चाहिए। उसके बाद प्रिजर्वेंस भी होना चाहिए जिसको हम लगन कहते हैं। दूसरे की बात करें क्या कि उसमें डिटर्मिनेशन भी होते हैं। ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तभी जाके आपके जीवन में सक्सेस, सफलता प्राप्त हो जाती है। दूसरे में क्या कहते हैं, कठिनाइयाँ और मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है, और तकलीफ़ कामयाबी की सच्चाइयाँ, जो कि ये APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा भी नहीं सकती नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करें और लड़ते रहें, और आपके अपने उस ऊंची मुकाम को छूने के प्रयास करें। क्योंकि कहा भी जाता है कि दर्द क्या क्या देता है, तो दर्द हमें तकलीफ़ देता है और मुझे रास्ता बदल देता है, अर्थात सक्सेस के उस ऊंची मुकाम पर मुझे पहुँचा देता है। आज मैं अभी थोड़ा सा मैं इस चैप्टर की तरफ चलता हूँ जहाँ से आप देख रहे हैं आप लोग कि while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note। नहीं, अब होता है जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी, मॉनिटर प्राचार्य के ऑफिस में मिस मैसन को एक नोट ला कर दिया, और मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा, इसको विचारपूर्वक पढ़ा, फिर उसने ताली भी बजाई। और आज क्लास में जैसे ही आई सारे बच्चों को अलर्ट कर दी, अटेंशन मोड में ला दी नहीं, और सारे बच्चों को कहा कि अपने अपनी सीट पे चले जाओ। और मिस मैसन कुछ स्पेशल कुछ पढ़ने जा रही थी, अचानक पैरों की आवाज़ पूरी क्लास में बंद हो गई, और मेरे पास मिस मैसन कहती है कि मेरे पास आज वेंडा के पिता का एक पत्र आया है जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी। और उसमें आप देखते भी हैं कितना अच्छा से उसमें लिखा रहता है, और पूरे बच्चे बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। अध्यापक भी अपने चश्मे निकालते हैं, चश्मे भी ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चश्मा को पोंछते भी हैं नहीं। और यह वेंडा के पिता का पत्र था, इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यही उसमें लिखा था उसने कि जानते हो, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर प्लैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। अर्थात कि प्रिय अध्यापक, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी, जेक भी नहीं जाएगा। अब हम एक बड़े शहर में आ गए और यहाँ चिल्लाकर मुझे कोई नहीं बुलाएगा। पुलैक अर्थात पुलक, जो कि पोलैंड के आदमी के लिए प्रयोग किया गया भद्दा शब्द, इस रूप से मुझे यहाँ कोई नहीं बुलाएगा, और अब यहाँ मुझे कुछ पूछेगा भी नहीं। और इतना मजाकिया नाम क्यों? इस प्रकार बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत सारे होते हैं, और आपका जेन पेट्रोन्स्की। ये सारी बातें सुनकर सारे बच्चे भी स्तब्ध हो गए, और सारे बच्चे में बिल्कुल गहरी चुप्पी छा गई। मिस मैसन भी अपने चश्मे उतारे, उन पर फूंक मारी और अपने मुलायम सफ़ेद रुमाल से उसे पोंछा, फिर दोबारा भी उसे पहना, फिर कक्षा की तरफ देखा नहीं। और उसकी जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, अर्थात बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। यही मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13 की लड़कियों में से कोई भी जानबूझकर चालाकी से इसलिए किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा, उसका नाम लंबा और अनजान है। मैं यह सोचती हूँ कि जो कुछ कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था। कौन कह रही है? मिस मैसन। मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह महसूस करते हैं कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी, दुर्भाग्यशाली, उदास करने वाली।
और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। बच्चों को मैसन कहती है। अब ये पहला पीरियड पढ़ाई की थी। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश भी की, परंतु वह अपना मन अपने काम में नहीं लगा सकी और उसके अंदर एक बेहद बीमार भावना थी। सच में उसे पेगी द्वारा वेंडा को पूछने की कि उसकी अलमारी में कुल कितनी पोशाकें थी, मैं कभी आनंद नहीं आता था। उसने कुछ नहीं कहा, वह हमेशा चुप खड़ी रहती थी। कोई भी उससे कुछ पूछता ड्रेस के बारे में, कुछ भी जवाब नहीं देती। केवल कभी कोई कुछ झल्लाती भी तो बस एक बात कहती, मेरे पास बस 100 ड्रेसेज हैं, सारे के सारे क्लोजेट में बंद हैं। नहीं, भला ऐसा कुछ था क्या जो वो कर भी सकती थी? वह केवल वेंडा को बता पाती कि उसका मतलब उसकी भावनाओं को आहट करने का नहीं था। वह घूमी और चोरी से दृष्टि पेगी पर डाली, परंतु पेगी ने ऊपर नहीं देखा। ये काफ़ी मेहनत से पढ़ते हुए दिखाई दी। ठीक है, चाहे पेगी ने बुरा महसूस किया या नहीं, कोई बात नहीं। मैडी को जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसे वेंडा पेट्रोस्की को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वह भी दूर नहीं गई होगी। हो सकता है कि पेगी भी उसके साथ, मैडी के साथ बोगिन साइट पे जाएगी और वेंडा भी बताएंगे कि उसके ने मुकाबला जीत लिया था, कि वो सोचते थे कि वह सुंदर थी और 100 पोशाकें सुंदर भी थी। मैडी बार बार ये बात मन में लाती है और आज कहानी फिर अब ऐसे ही करता हुआ सोचता हुआ मैडी पेगी को बताती है और ये मैंने सोचती चलो ठीक है कि आज मैं कहाँ जाऊँगी, तो आज मैं बोगिन साइट पर उसको ढूंढने के लिए जाऊँगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे सारे लोग फिर यहाँ से चलते चले जाते हैं। जब वहाँ वो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसको, क्योंकि वही 2 लड़कियाँ बिल्डिंग से बाहर भागी गली में से बोगिन साइट की तरफ, जो एक ऐसी जगह जहाँ इस प्रकार की नवंबर की दोपहर को जाना मना था। बूंदाबांदी होती हुई गीली और निराश जगह, बिल्कुल संकरी जगह। मैडी कुछ अब कह भी नहीं सकती थी। लोग उसे बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाया करते थे। मैंने भी सोचा कि वह इतनी बाहरी अनसुना करने वाली, आगे बढ़ो देखो कैसे ड्रा कर सकती है। मैडी कुछ कह भी नहीं सकती थी। जो कुछ उसकी उम्मीद थी वो वेंडा को ढूंढ लेंगे। इस कारण धीरे धीरे उसको आगे बढ़ता हुआ, और सारा स्कूल उससे अद्भुत समझता था। कहेंगे कि कृपया दूर मत जाओ, अब सभी तुम्हारे प्रति अच्छे होंगे और पेगी हर उससे लड़ेंगे जो अच्छे नहीं होंगे। 2 लड़कियाँ भागी और ऐसा करती थी कि अंधेरा होने से पहले हाइट पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे पता चलता है कि घर में जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं था। पेगी ने आत्मविश्वास के साथ दरवाज़ा खटखटाया, परंतु कोई उत्तर वहाँ नहीं मिला। और मैडी पीछे की आहटे से आई और वहाँ से फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बारे में कोई शक नहीं था कि पेट्रोस्की वहाँ से चली गई थी। कैसे माफ़ी मांग सकते थे वे लोग? धीरे से मुड़े और पहाड़ी से वापस आने का रास्ता पकड़ा। धीरे धीरे वे लोग फिर अपने जगह पे पहुंच गए और मैडी ने विचार अपने मन में ही सावधानी से सोचा, क्योंकि यदि इसमें कुछ होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। परंतु उस रात को वह सो नहीं पाई। उसने वेंडा और उसकी पुरानी नीली पोशाक के बारे में और उस छोटे घर के बारे में सोचा जिसमें वो रहती थी। उसने उन पोशाकों को 100 तस्वीरों के बारे में सोचा। सभी कक्षा में कतार में लगी हुई थी। अंत में मैडी बिस्तर में बैठ गई और अपने माथे को अपने हाथों में दबाया और वास्तव में सोचा कि उसकी आज तक की सबसे सख्त सोच थी। काफ़ी समय के बाद एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची वो, और वो दोबारा कभी समर्थन करने और कुछ कहने नहीं जा रही थी। और ये उसने कभी दूसरे को, किसी को मजाकिया दिखने या उनके विचित्र नामों की वजह से मजाक उड़ाया, उसके विरोध में आवाज़ उठाएगी, चाहे बेशक वो पेगी से दोस्ती भी क्यों न टूट जाए। उसके पास वेंडा में बात करने का कोई जरिया नहीं था, परंतु अब से वह किसी को उदास नहीं करेगी। अब बातें होगी शनिवार को मैडी ने दोपहर पेगी के साथ गुजारी। अब वो वेंडा पेट्रोस्की के पास एक पत्र लिख रही थी। यह बस एक दोस्ती भरा पत्र था। मुकाबले के बारे में बताते हुए और मेडा के ये बताने के लिए कि वह जीत चुकी थी। उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। उसने कि ढेर सारे नई बहुत बार माफ़ी मांगता हुआ एक पत्र दोस्ती के पत्र में ही खत्म हो गया। इस प्रकार का पत्र जैसा कि वो किसी अच्छे दोस्त के पास लिखती, और उन्होंने इस पर बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ हस्ताक्षर किए। उन्होंने पत्र बोगिन साइट के पते पर डाल दिया। लिफाफे पर प्लीज़ फॉरवर्ड लिखते हुए छोड़ दिया। कई दिन गुजर भी गए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया। अब ऐसा लग रहा था कि उसमें वेंडा पेट्रोस्की की कोई दोस्त नहीं थी, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि जहाँ जिस पते पे लिखे वो वहाँ नहीं थी। इस कारण वहाँ से उसका कोई जवाब भी नहीं आया। ढेर सारे दिन गुजरते चले गए, सप्ताह भी गुजर गए, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो और उसके बाद बार बार बस मैडी रात भर भी सोती और बस यही सोचती कि लोग उसे कैसे चिढ़ाते थे, लोग उसे कैसे चिढ़ाने की कोशिश करते थे। कोई पूछे तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, और इससे पहले हमेशा होठों को सख्ती से दबाकर वेंडा पेट्रोस्की हमेशा कहती कि मेरे पास बस कितना है 100 ड्रेसेस हैं। और रात में ही सोते वक्त
किस तरह वो उत्तर से देने से पहले करते जैसे मैडी चीखती रुको, तब हर कोई उसकी तरह सर महसूस करेगा। इस प्रकार की बातों को सुनता हुआ बड़ी मुश्किलों से रात गुजारती थी। अब क्रिसमस आ गई थी, बर्ड भी गिरे हुए थे। क्रिसमस की घंटियाँ छोटे छोटे पेड़ कक्षा को सजा रहे थे। छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उससे उसी सुबह प्राप्त हुआ था। जानते हो ये पत्र किसका था? तुम्हें वेंडा पेट्रोस की याद है? वह प्रतिभावान आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। ठीक है, उसने मुझे लिखा है और मैं खुश हूँ कि वह कहाँ रहती थी, क्योंकि अब मैं उसके पास मेडल भेज सकती हूँ। मैं उसके पत्र को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। तथा अचानक रुचि लेकर बिल्कुल बैठ गया। ध्यान से सुनो। Dear Miss Mason, how are you in room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Mary to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher doesn't equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. प्रिय मिस मैसन, आप और कमरा नंबर 13 कैसे हैं? कृपया लड़कियों को बता दो कि वो 100 पोशाकें रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर मेरे पास 100 नहीं है। सभी मेरी अलमारी में कक्षा कतार में लगी हुई हैं। मैं चाहूँगी कि लड़की पेगी हरी पोशाक जो लाल झालर वाली है वो रखे और उसको दोस्त मैडी नीली वाली पोशाक ले ले। क्रिसमस के लिए मैं उस स्कूल को याद करती हूँ और मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है। आपको और सभी को क्रिसमस मुबारक। ये सारी बातें कहते हुए पत्र लिखी और आप जानते हो घर आते समय रास्ते में मैडी और पैगी उनकी तस्वीरों को ध्यान से पकड़े हुए थे। सभी घरों की खिड़कियां में फूलों की मालाएं, क्रिसमस पेड़ लगे थे। करियाने की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस पेड़ भी थे। खिड़की भी कैडी पेपरमेंट सटकेस थी और पारदर्शी कागज़ की चमकदार सजावट के करने की टोकरियां भी थी। हवा में क्रिसमस जैसी महक थी। सभी जगह चमचमाती रोशनी बर्फ में विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित करती थी। बाद में एक ऐसा कहानी होता है कि वहाँ मैडी गई, वहाँ अपने उसकी पिक्चर बेड के रूम की तस्वीर बेडरूम की दीवार पर वहाँ जाकर लगा दी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसने एक लंबे समय तक तस्वीर को देखा, फिर जल्दी से आंसू पोंछे और इसको ध्यान से पढ़ा। पोशाक के अंदर रंग इतने साफ थे कि उसे चेहरा और सिर विरला ही नजर आ रहा था, परंतु यह मैडी जैसा लग रहा था, जिसका मुंह ठीक उसी के जैसा लग रहा था। वो उसके खुद के जैसा क्यों लग रहा था? विंडा ने वास्तव में इसे उसके लिए बनाया था। उत्तेजना से उसने पेगी वाली तस्वीर को याद किया। पेगी, उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। और क्या बात है? पेगी ने पूछा। जब उसके कमरे तक गई जहाँ विंडा की तस्वीर पेट पर आंधी पड़ी हुई थी, मैडी ने सावधानी से इसे उठाया और देखो तो उसने तुम्हें बनाया है, तस्वीर में यह तुम हो। उसे अचरज हुआ। इस तस्वीर में सिर और चेहरा पेगी जैसा दिखता था। मैंने क्या कहा? पेगी ने कहा, वास्तव में हमें पसंद करती थी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वह जरूर करती होगी। मैडी सहमत हुई और उसने आंसुओं को पलक झपक कर दूर किया जो उसकी आंखों में आ रहे थे। जब वेंडा को याद करती हुई स्कूल में धूप में अकेली खड़ी हुई, उसके चले जाने के बाद उस पर हंसती हुई लड़कियों को देखती हुई, उसके यह कहने के बाद हंसती हुई, अवश्य ही 100 सभी कतार में रखे थे। हालांकि अब इसको इससे एक शिक्षा मिलती है क्या कि किसी को प्रेजेंट को देख उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि रियलिटी उसकी और सुनहरे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कभी अपने जीवन में एक दूसरे को अपमान न करें और हमेशा उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।